नमस्ते। मैं गर्वित रावत। तो पिछले पाठ में हमने देखा था नविक को, यानी नविक सिस्टम या फिर नविक मंडल तंत्र, जिसमें हम कई उपग्रहों का 7 उपग्रहों के मंडल से भारत को एक क्षेत्रीय जीपीएस दिया जाता है। अब ये जो उपग्रह हैं, इनको तो अलग अलग कक्षाओं में होना पड़ता है और उन अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग गुण होते हैं। तो इस पाठ में हम ये देखेंगे कि वो उपग्रहों को उस उचित कक्षा में कैसे डाला जाता है, और इसके लिए हमें कक्षा में कुछ परिवर्तनें लानी पड़ती हैं, क्योंकि धरती से हम प्रक्षेपण द्वारा रॉकेट को, उपग्रह को बिल्कुल सही कक्षा पे हमेशा नहीं पहुंचा पाते। तो अंतरिक्ष में हमें कक्षीय परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है, यानी ऑर्बिटल मैनूवर्स। तो वो होगा इस पाठ का विषय। तो कक्षों का चयन होता है मिशन के प्लान के अनुसार, और कक्षों का परिवर्तन होता है कैसे? प्रणोदक द्वारा, यानी थ्रस्टर्स द्वारा। और जब भी हम प्रणोदकों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ईंधन का खर्चा होगा, जिसका मतलब है हमारा डेल्टा वी का खर्चा होगा, और डेल्टा वी बहुत महंगा पड़ता है। तो कक्षीय परिवर्तन का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम कैसे कक्षीय परिवर्तन करें कम से कम डेल्टा वी का उपयोग करके, कम से कम ईंधन का उपयोग करके, और कैसे हम अपने कक्षीय परिवर्तन को दक्षता से करें, या कि इफिशिएंटली करें, किस तरीके से करें। तो ये है पूरा कक्षीय परिवर्तन का प्राथमिक उद्देश्य। तो कक्षीय परिवर्तन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, जिनकी हम आज चर्चा करेंगे। तो एक तो होता है झुकाव। झुकाव क्या होता है? झुकाव वो एंगल होता है जो उपग्रह या जो आपका विमान है वो मध्य भूमि रेखा से बनाता है, जब वो मध्य भूमि रेखा को काटता है। तो जैसे हमारे भूस्थिर कक्षा हैं वो चलते हैं मध्य भूमि रेखा के ऊपर, तो उनका झुकाव होता है 0 डिग्री। और उल्टी तरफ जो हमारे ध्रुवीय कक्षा में चलते हैं, जो उत्तर दक्षिण की ओर चलते हैं, उनका झुकाव है 90 डिग्री। तो एक तो ये कक्षा परिवर्तन होता है कि कैसे हम झुकाव का एंगल बदलें उपग्रह के लिए, विमान के लिए। दूसरा परिवर्तन होता है जब हम उत्केंद्रता को बदलते हैं, या फिर इसेंट्रिसिटी, अंडाकार कक्षा में, और उसके साथ साथ हम उसका जो दीर्घ अक्ष है या फिर मेजर एक्सिस है उसको भी हम बदलते हैं, यानी कि हम पूरे कक्षा का आकार बदलते हैं। तो इन दोनों को हम इस पाठ में देखेंगे। तो पहले शुरू करते हैं झुकाव परिवर्तन से। तो उदाहरण के लिए हम देखेंगे एक सरल वृत्ताकार का कक्षा में झुकाव का परिवर्तन। तो मान लीजिए कि आपका विमान है जो ये हरे पथ पे एक वृत्ताकार में चक्कर मार रहा है भूमि के, और अब आपको उसको इस लाल आकार के कक्षा में डालना है। तो इनके बीच का कोई एंगल है थीटा। तो क्या है कि दोनों वृत्ताकार के हैं, और हम ये कहेंगे कि जो गति पहले वाले कक्षा में थी वही गति हम दूसरे वाले कक्षा में भी रहेगी, क्योंकि दोनों वृत्ताकार के हैं और दोनों का अर्धव्यास या रेडियस एक ही है। तो बदलाव सिर्फ झुकाव में हो रहा है, ना कि गति में। तो अगर v1 है पहले की गति, प्रारंभिक गति, और अंतिम गति v2 है, तो v1 v2 के बराबर है। पहले का झुकाव जो है वो था 0, क्योंकि वो हमको दिख रहा है बिल्कुल मध्य भूमि रेखा पे चल रहा है, और दूसरे कक्षा का झुकाव है कोई एंगल थीटा। तो जब हम इसमें अपना वेक्टर एनालिसिस करेंगे, जो अपने सदिश राशि का गणित करेंगे, तो हमारा जो वेक्टर निकलेगा, जो सदिश राशि निकलेगी, वो इस चित्र से हम देख सकते हैं। और जो भी एंगल का बीच का थीटा है तो कोई डेल्टा वी होगा, और यही हमारा डेल्टा वी है जो हमें लगेगा। तो हम अभी ये पता करना चाह रहे हैं कि कोई भी वृत्त आकार के कक्षा में अगर हमने झुकाव परिवर्तन ही किया तो उसमें हमारा कितना खर्चा आता है, कितना ईंधन का खर्चा आता है, कितना डेल्टा वी लगेगा। तो फिर हम इस चित्र को काफी सरल ट्रिग्नोमेट्री से हम इसका हल कर सकते हैं कि डेल्टा वी क्या होगा, और आप ये खुद भी कर सकते हो। डेल्टा वी आपका निकलेगा 2v sin थीटा बाई 2, जहां v है ये पहले और अंतिम गति, क्योंकि दोनों गतियां बराबर हैं। v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, और डेल्टा वी की दिशा भी आप ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं, वो होगा 90 प्लस थीटा बाई 2। कहने का मतलब है कि अगर हमको कक्षा को थोड़ा उसका झुकाव बढ़ाना है, मतलब कि हमें विमान थोड़ा ऊपर भेजना है, तो पहले तो हमें थोड़ा ऊपर की ओर
तो प्रणोद देना पड़ेगा, थोड़ा धक्का विमान को ऊपर की ओर मारना पड़ेगा, और साथ साथ थोड़ा पीछे को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने सिर्फ ऊपर की ओर मारा तो फिर विमान की गति कुल बढ़ जाएगी। ये भी आप अपने सदिश राशि के गणित से पता कर सकते हैं। इसलिए हमको थोड़ा सा विमान पीछे की ओर भी धक्का मारना पड़ेगा और ऊपर की ओर भी, तभी हमारी जाके उसी गति में, उसी आकार में कक्षा बनेगी और उसका झुकाव एंगल अलग होगा। तो इस समीकरण को अगर आप देखोगे 2v sin θ/2, इससे पता चलता है असल में जो हमारा खर्चा आता है झुकाव बदलने में वो काफी महंगा पड़ता है डेल्टा v के माध्यम से। ठीक है, और एक और चीज हम देखेंगे कि हमेशा जो है ये डेल्टा v का जो धक्का है, जो प्रणोद का हम ज्वलन करेंगे, जो बर्न करेंगे रॉकेट में, वो हमेशा वहां पे होगा जहां पहला प्राथमिक मतलब कि शुरुआती जो आपका कक्षा है और जो अंतिम कक्षा है, जहां वो दोनों मिलते हैं, जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहीं पे हम उसको ज्वलन देंगे, डेल्टा वी वहीं खर्च करेंगे, बर्न हम, रॉकेट बर्न हम वहीं देंगे। और एक और चीज है, जहां आपका रॉकेट बर्न होगा या जहां आपका ज्वलन होगा, आपको ऊपर या नीचे दिशा में, तो झुकाव ऐसे होगा कि उसमें भी पूरा सरण होगा। अगर आपको याद है प्रीसेशन या फिर पूरा सरण जो हमने पिछले पाठों में देखा था कि आप रॉकेट बर्न या ज्वलन एक पॉइंट पे दोगे पर उसके 90 डिग्री बाद उसका पूरा असर पड़ेगा। तो जैसे हम इस चित्र में देख सकते हैं कि आपने अभी अपना जो रॉकेट का ज्वलन है आपने नीचे की ओर दिया, पर कक्षा 90 डिग्री बाद सबसे नीचे वाले पॉइंट में पहुंचेगा, न कि उसी पॉइंट में, क्योंकि पूरा सरण होता है, अगले मोड़ पे ही उसका असर दिखेगा। अब इसी गणितीय उदाहरण से हम देखते हैं कि मान लो हमें 45 डिग्री अपना झुकाव बदलना था, और मान लो हमारा जो कक्षा है ये निम्न पृथ्वी कक्षा है, माने लो अर्थ ऑर्बिट, जहां पे तकरीबन 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आपका विमान चक्कर मारता है। तो जब हम अपना सूत्र लगाएंगे 2v sin θ/2, तो इसका डेल्टा v निकलेगा 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड, 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। इसका तो ऑलमोस्ट ऐसा है कि इसमें एक नया ही रॉकेट बन जाएगा। और जैसे हम अपना डेल्टा v का चार्ट देखेंगे, यहाँ चित्र में आप देखिए, तो आपका जो 6 जो आपका किलोमीटर प्रति सेकंड का डेल्टा वी है वो ऑलमोस्ट ऐसा है। तो मतलब मध्य दूरी बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा और ऑलमोस्ट आईसीबीएम जितना डेल्टा वी मांगता है उसके पास में है। ठीक है, तो ये बहुत महंगा पड़ता है। और अगर हम इसी को फिर से देखें और अलग अलग थीटा के झुकाव के बदलाव को देखें तो कितना डेल्टा वी लगेगा, तो आप यहां देख सकते हो कि 60 डिग्री में तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और मान लो कि अगर हमने एक मध्य भूमि रेखा, इक्वेटोरियल मध्य भूमिक कक्षा या इक्वेटोरियल ऑर्बिट को हमने ध्रुवीय बनाने की कोशिश की या पोलर ऑर्बिट बनाने की कोशिश की, जिसमें बेसिकली 0 से हमने 90 डिग्री झुकाव का बदलाव करने की कोशिश की, तो 11.3 किलोमीटर प्रति सेकंड का डेल्टा वी है। ये तो मतलब कि धरती से पलायन जो गति होती है ना, एस्केप वेलोसिटी, मतलब कि अगर आपने कोई भी वस्तु को 11.3 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंका तो वो कभी धरती में वापस नहीं आएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए धरती के गुरुत्वाकर्षण की पकड़ से बाहर निकल जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया कि एक नया रॉकेट बनाना। तो खैर बात बस ये है याद रखने को कि झुकाव बदलना बहुत महंगा पड़ता है। इसीलिए जब अभी आप इसरो के देखोगे, जब वो ध्रुवीय कक्षा में भेजते हैं तो वो तुरंत ही उसको दक्षिण की ओर भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर भेजे बाद में हम उसको ठीक कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ेगा, मिशन उसके हिसाब से फेल हो जाएगा। तो फिर यहाँ एक प्रश्न उठता है कि हम हमेशा झुकाव बदलने की जरूरत क्या है? क्यों नहीं कि हम धरती से ही हर एक टाइम पे अपने रॉकेट को उसी एंगल पे करें जिसमें हमें कभी झुकाव बदलने की जरूरत ही ना पड़ी। तो एक तो कारण यह है कि अंतरिक्ष में भी कुछ कुछ बदलावें आती रहती हैं, आपको उन चीजों को ठीक करना पड़ता रहता है, संशोधन जारी रहता है, वो तो एक चीज है। पर फिर भी कई झुकाव हैं जो आप धरती से पा ही नहीं सकते, और वो आपके प्रक्षेपण स्थान पे निर्भर है, आपके लॉन्च साइट पे। और वो कैसे, अभी उसको हम देखते हैं। तो जैसे श्रीहरिकोटा, जहां पे मतलब भारत का इसरो का जो लॉन्च साइट है, प्रक्षेपण स्थान जो है, मतलब प्रमुख प्रक्षेपण स्थान,
वो है 14 डिग्री अक्षांश पे उत्तर। ठीक है। अब एक नियम है कि जहां से आपका प्रक्षेपण स्थान है उसका जो अक्षांश है वही है जो न्यूनतम झुकाव आप कोई भी मतलब रॉकेट या उपग्रह को अंतरिक्ष में डाल सकते हैं। यानी कि भारत से 14 डिग्री से कम का झुकाव पे हम रॉकेट नहीं भेज सकते, हम कुछ भी कर लें। उससे ज्यादा जरूर भेज सकते हो, पूरा 90 डिग्री तक, जैसे हम भेजते ही हैं अपने ध्रुवीय कक्षा में कई उपग्रह, पर इससे कम नहीं भेज सकते, भला ही आप इससे ज्यादा भेज सकते हो। ठीक है। तो अगर हमने बिल्कुल पूरब की ओर प्रक्षेपण किया, बिल्कुल ईस्टवर्ड, तब जाके हमारा न्यूनतम झुकाव होगा और श्रीहरिकोटा से वो होगा 14 डिग्री का झुकाव। और जैसे भूस्थिर कक्षा है उसको कितना झुकाव चाहिए? 0 डिग्री। तो ये परिवर्तन तो आप धरती से प्रक्षेपण द्वारा ला नहीं सकते, ये तो आपको अंतरिक्ष में कक्षीय परिवर्तन करना ही होगा। अब जैसे कि जो फ्रांस का जो स्पेस एजेंसी है उनका जो प्रक्षेपण अड्डा है या जो उनका स्पेस पोर्ट है वो उन्होंने फ्रेंच गयाना में बना रखा है, क्योंकि पहले जमाने में वो फ्रेंच गयाना पे राज भी करते थे, तो अभी उन्होंने थोड़ी धरती ले रखी है वहां की। और वो फ्रेंच गयाना में क्यों बना रखा है अब आप जैसे इस नक्शे से देख सकते हो, क्योंकि वो बिल्कुल इक्वेटर पे ही पड़ता है, तो इससे उनको फायदा होता है। और बल्कि आप देखोगे कि भारत भी इस स्पेस पोर्ट या इस प्रक्षेपण स्थान का इस्तेमाल करता है, मतलब कि फ्रांस वालों को कुछ देके, क्योंकि उनको भी मतलब फायदा होता है, खासकर अगर आपको भूस्थिर उपग्रह भेजनी है, फिर आपको कक्षीय परिवर्तन करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी ऊपर जाके। अब जैसे कि यहां देखिए, ये है सोवियत संघ के, जो पहले सोवियत संघ के जो इनके अंतरिक्ष के प्रक्षेपण स्थान थे। तो अब तो जो मतलब कम से कम जो इसका कम से कम अक्षांश है वो है बाइकनूर में 46 डिग्री उत्तर अक्षांश को। अब तो ये भी इनके हाथ से निकल गया, अब ये रूस के हाथ में नहीं है, ये कजाकिस्तान में पड़ता है, तो अब इनको और भी उत्तर जाना पड़ रहा है। जैसे वोस्टॉक्निक है जो 51 डिग्री नॉर्थ पे, और फिर प्लेसेट्स है जो 62.5 डिग्री उत्तर पे है। तो इनको तो मतलब कि कम अगर झुकाव के उपग्रह भेजने हैं, रॉकेट भेजने, तो इनको बहुत तकलीफ होती है, बहुत खर्चा आता है। पर फिर भी सोवियत संघ का जो अंतरिक्ष का कार्यक्रम था वो तो दुनिया का सबसे अव्वल था। तो तभी कहते हैं कि जब परिस्थितियां काफी बुरी होती हैं तभी बंदा मजबूत भी होता है। तो ऐसे ही शायद सोवियत संघ के साथ हुआ, इसलिए उनका स्पेस प्रोग्राम भी बहुत तरक्की किया। ठीक है। तो बस याद ये रखने का है कि जो आपका प्रक्षेपण स्थान है, जो वहां का अक्षांश है, वही न्यूनतम झुकाव आप पा सकते हो जो वहां का अक्षांश है। अगर वहां का अक्षांश जैसे श्रीहरिकोटा का 14 डिग्री है तो 14 डिग्री से कम का झुकाव हम नहीं पा सकते, और कम से कम झुकाव का जो प्रक्षेपण होगा वो होगा अगर आप उसको पूरा पूरब की ओर भेजोगे तो सबसे कम होगा। पूरब या पश्चिम, पर पश्चिम की ओर कोई नहीं भेजता, क्योंकि उससे फिर आपकी जो प्रारंभिक गति है वो मारी जाती है, क्योंकि जैसे धरती घूम रही है तो पूरब की ओर घूम रही, तो आपको पूरब की ओर भेजने में आपका डेल्टा वी कम लगेगा। और जो मतलब पश्चिम की ओर भेजना तो फिर उसको क्या कहते हैं, वक्र चाल कहते हैं, रेट्रोग्रेड मोशन, और वो वाले उपग्रह ज्यादा चलते नहीं है, वो खत्म हो जाते हैं जल्दी, उनका जीवन काफी जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि घर्षण काफी होती है अंतरिक्ष में भी उस दिशा में। ठीक है। तो अब हम आगे चलेंगे और अब हम देखेंगे जो दूसरा बदलाव होता है, जो दूसरा कक्षीय परिवर्तन होता है, और वो होगा उत्केंद्रता और दीर्घ अक्ष, यानी इसेंट्रिसिटी एंड मेजर एक्सिस पे। अच्छा, तो जैसे इस चित्र में दिख रहा है, मान लीजिए कि आप एक वृत्त कक्षा में पृथ्वी के चक्कर मार रहे हैं, आपका विमान वृत्ताकार में किसी कक्षा में पृथ्वी के गोल चक्कर लगा रहा है। तो सीधी सी बात है कि अगर हमने कहीं भी ज्वलन दिया, रॉकेट को कहीं भी ऊर्जा दिया, डेल्टा वी का प्रयोग किया हमने अपने ही गति की दिशा में, तो मतलब कि स्पर्श रेखिक रूप से अपने उस चाल की दिशा में, तो क्या होगा कि दोनों चीज बढ़ेंगे, उत्केंद्रता भी बढ़ेगी, क्योंकि पहले वो वृत्ताकार का था, अब वो ज्यादा उत्केंद्रित होगा, उसमें एसेंट्रिसिटी बढ़ेगी, क्योंकि वृत्ताकार से वो अंडाकार होता जाएगा जितना हम ज्वलन देंगे उसको। और दूसरी बात क्या है कि उसका दीर्घ अक्ष बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
बल्कि जब भी हम किसी कक्षा में ऊर्जा डालते हैं तो कुल जो ऊर्जा है वो सिर्फ और सिर्फ उसके अर्ध दीर्घ अक्ष पे निर्भर करता है। मतलब जितना उसका अर्ध दीर्घ अक्ष है उतना ही कक्षा में ऊर्जा है। ये हमने पहले के समीकरण और सूत्र हम पहले पाठों में देख चुके हैं। ठीक है, तो फिर से जब हम एक वृत्त से अंडाकार कक्षा में चलते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारा गति परिवर्तन होता है कक्षा के दौरान। जब हम भूमि से सबसे नजदीक हैं तो उसको हम कहते हैं उपभू, और वहां पे गति होती है अधिकतम यानी पेरिजी पे मैक्सिमम वेलोसिटी। और जब हम धरती से सबसे दूर होते हैं वो हो जाता है हमारा एपोजी या अपभू, और वहां पे न्यूनतम गति होती है। ठीक है, तो जितना भी हम मतलब की ऊर्जा देंगे तो उत्केंद्रता और दीर्घ अक्ष वो बढ़ेगा अगर हम वृत्त आकार में हों। अब यहां से हम आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पे जिसको कहते हैं ओबर्ट इफेक्ट या फिर ओबर्ट प्रभाव। ओबर्ट प्रभाव कहता है कि अधिकतम ऊर्जा रॉकेट को प्राप्त होगा अगर डेल्टा वी का जो ज्वलन है वो उपभू पे हो, जहां पे उसकी गति सबसे ज्यादा है, और उसी से जो दीर्घ अक्ष है उसमें आपको सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी। ठीक है, और ये वैसे काफी कमाल की चीज है क्योंकि यही है जो जिसको हमने पहले एक बार बोला था ना, जैसे स्लिंग शॉट, या जैसे कभी कभी क्या होता है जैसे कि अगर किसी विमान को बृहस्पति की ओर जाना हो, ठीक है, तो वो डायरेक्ट नहीं जाते, इतना ऊर्जा नहीं होता, वो पहले मंगल का चक्कर मारते हैं, और जैसे ही वो मंगल के नजदीक पहुंचते हैं तो मंगल उसको खींचने लग जाएगा अपने गुरुत्वाकर्षण के चक्कर में, और फिर जब वो उनकी स्पीड पकड़ेगा खूब और जब वो चक्कर मारेंगे मंगल का तभी वो अपना डेल्टा वी देंगे, उससे उनकी ज्यादा बढ़ोतरी होगी ऊर्जा में और उनकी गति में, जिससे वो फिर बृहस्पति की तरफ जा सकते हैं, जिसको हमने कहा था एक गुलेल चाल या स्लिंग शॉट मेथड। ये काफी उपयोग होता है, ये भी उसी का एक और रूप है ओबर्ट इफेक्ट का। ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो गतिक ऊर्जा है उसमें उसका क्या फॉर्मूला है, उसका है ½ mv²। ठीक है, तो मतलब कि वो वर्ग पे चलता है। ठीक है, किसके? गति के। तो मतलब अगर गति ज्यादा होगी और फिर हमने उसमें थोड़ा गति बढ़ाया तो जो बदलाव आएगा हमारे कुल गतिक ऊर्जा में वो और भी ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब है ये इसलिए होता है क्योंकि जो ऊंचे गतियां हैं उसमें गतिक ऊर्जा ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी गति को बदलें। ठीक है, तो एक हम उदाहरण दे सकते हैं इसके लिए, काफी आसान है। मान लो कि हमारा कोई भार है 2 किलो का और हमारी जो प्रारंभिक गति है मान लो 1 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम गति हो गई 2 मीटर प्रति सेकंड। मतलब डेल्टा वी कितना हुआ? गति परिवर्तन हुआ 1 मीटर प्रति सेकंड। और हमारा गतिक ऊर्जा में क्या बदलाव आया? तो पहले तो गतिक ऊर्जा 1 थी, उसके बाद 4 हो गई, तो कुल 3 जूल्स का या 3 जूल्स का। पर अगर हमारी पहले की गति 10 होती और 10 से हमने 11 किया तो वैसे ही आप सरल गणित लगा के इस सूत्र से आपको पता चलेगा कि आपको 21 जूल्स का फायदा होगा। तो गतिक ऊर्जा बढ़ती ज्यादा है जब हमारी गति ऑलरेडी काफी ज्यादा हो। ठीक है, तो ये भी मतलब एक आश्चर्य की बात है। ये ओबर्ट इफेक्ट मतलब ये काफी दिमाग को चकमा देता है। कहता है बंदा कि यार ईंधन मैंने उतना ही खर्च किया, मेहनत मैंने उतनी की, पर फिर भी मेरी ऊर्जा में जो गति है वो इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मतलब कि एक अजीब सा विडंबना है कि कहीं ये हमारे जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, जो संरक्षण होता है ना ऊर्जा का, तो कहीं ये उसका कुछ गड़बड़ तो नहीं है कि ये ऐसे कैसे होता है। तो खैर इसको आप इस तरह से समझ सकती है, बिल्कुल जैसे झूले की तरह। ठीक है, जब आपकी गति झूले में सबसे ज्यादा है या जब आप बिल्कुल नीचे की तरफ पहुंचने वाले हो तभी आप धक्का मारते हो अपने आप को, तो आपको ज्यादा प्रभाव मिलेगा, आप ज्यादा ऊंचा जाओगे। उससे पहले किया या बाद में किया तो आपको उतना फायदा नहीं होता। तो ये भी एक ओबर्ट इफेक्ट को आप इस तरह से समझ सकते हो। अब आते हैं हम असली चीज पे, जिसको इसमें भी हम ओबर्ट इफेक्ट का फायदा उठाते हैं, पर अब इसको कहते हैं होमेन स्थानांतरण या फिर होमेन ट्रांसफर। और ये होमेन ट्रांसफर कब इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है जब हमको एक वृत्ताकार से कोई दूसरे वृत्ताकार अलग मतलब अर्धव्यास के में हमें परिवर्तन करना है अपने कक्षा को। तो ये जो स्थानांतरण है, होमेन स्थानांतरण, ये बताता है कि कैसे हम इन दोनों कक्षाओं के बीच में एक से दूसरे में हम ट्रांसफर करें कम से कम ऊर्जा, कम से कम डेल्टा वी खर्च करके। तो इसका क्या तकनीक है? इसको हम कहते हैं
होमन ट्रांसफर, होमन मनूवर या फिर होमन स्थानांतरण। और ये भी एक जर्मन इंजीनियर है, शायद 1925 में उन्होंने ये एक मतलब पुस्तक में लिखा था कि ये कैसे होगा। और ये तब लिखा था जब कोई रॉकेट नाम की चीज नहीं थी। तो इससे मतलब अंदाजा लगता है कि मतलब काफी बढ़िया चीज उन्होंने तभी सोच ली थी कि भविष्य में अगर कभी हो तो ऐसे ही होगा। तो मान लीजिए कि आप ये छोटे वाले वृत्त आकार में या वृत्त कक्षा में चल रहे हो जो काले रंग का है, और फिर आपको पहुंचना है ये जो बड़ा अर्धव्यास का जो हरे रंग का कक्षा में, आपको उस वृत्त आकार के कक्षा में जाना है। तो आप क्या करोगे कि आप पहले तो कहीं ज्वलन दोगे और अब आपका ये पीले रंग का कक्षा बन जाएगा। और इसका क्या होगा आकार, ये होगा अंडाकार का, दीर्घवृत्त आकार का होगा। अब तो आपने उतना ही ज्वलन देना है जिससे जो आपका जो दीर्घवृत्त आकार का जो अंडाकार कक्षा का जो अपभू है, जो सबसे दूर पॉइंट है, वो इसको छुए। कौन से वाले को, जो हमारा जिस वृत्त आकार में हमने जाना है, बस उसको छुए। तो मतलब उसका अपभू उस बड़े वृत्त आकार के अर्धव्यास जितना हो। और जब हम वहां पहुंचेंगे तब हम एक और ज्वलन करेंगे, और वो ज्वलन उतना ही करेंगे जिससे हमारा पूरा का पूरा आकार वृत्त हो जाए। तो 2 ज्वलनों के साथ हम अपना कक्षा में परिवर्तन ला सकते हैं, और इसको कहते हैं होमन ट्रांसफर। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, पहले आपका एक प्रारंभिक कक्षा है, एक ज्वलन के साथ आप पहुंच जाते हो एक ट्रांसफर ऑर्बिट में, एक अंडाकार ऑर्बिट, इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑर्बिट, स्थानांतरण कक्षा। और वहां के अपभू पे पहुंचने पे फिर आप एक और ज्वलन करते हो, और उससे आप अपने अंतिम कक्षा जो एक वृत्ताकार के कक्षा में पहुंचते हो। तो जो सारे हमारे भू समकालिक कक्षाएं हैं वो इसी प्रकार से होते हैं। ठीक है, और इसलिए आपने कभी कभी सुना होगा कि एपोजी फायरिंग मोटर है ना, तो एपोजी फायरिंग की है, तो एपोजी फायरिंग माने अपभू पे ये वाला जो फायरिंग की जाती है जब वो अपने कक्षा को वृत्त बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम थोड़ा गणित भी देखते हैं कि कौन कौन से हमारे समीकरण, सब तो हमको ऑलरेडी पता है क्योंकि ये सब हमने पढ़ चुके हैं जब हमने मतलब इसका गणित पहले ही देखा था ऑर्बिटल मैकेनिक्स में या फिर कक्षीय यांत्रिकी के पाठ में। तो जैसे कि वृत्ताकार में आपको पता है कि अगर आपको अपनी दूरी मालूम है तो आप अपनी गति निकाल सकते हो, और आपको वहां का अर्ध दीर्घाक्ष भी पता होना चाहिए। वो सब हमको जैसे इस चित्र में पता है। और फिर हमारा जो इस फॉर्मूला में एक चीज आता है म्यू, जिसको हम कहते हैं भूमि गुरुत्वीय प्राचल, अर्थ ग्रेविटेशनल पैरामीटर, और उसकी वैल्यू भी दे रखी है। और भूमि का अर्धव्यास हम ले सकते हैं 6378 किलोमीटर। ठीक है, तो अब चलो यहाँ पे एक गणितीय प्रश्न है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, जरूर कोशिश करिएगा। प्रश्न ये है कि आपका वाहन वो चल रहा है 100 किलोमीटर की ऊंचाई के वृत्त कक्षा में। ठीक है, और आपको उसे 35,000 किलोमीटर ऊंचाई की वृत्त कक्षा में भेजना है। तो सीधी सीधी बात है कि आपको कितना डेल्टा वी लगेगा, मतलब कि आपको कितना अपना गति परिवर्तन करना पड़ेगा। सारे सूत्र आपके आगे हैं, तो आप इसको ट्राई करिए और 10 सेकंड बाद हम फिर मिलेंगे। अच्छा, तो जिन से हो गया, कंग्रेचुलेशंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि RO या R0 और R1। R0 क्या है, जो हमारे छोटे वृत्त कक्षा का अर्धव्यास, और R1 है जो हमारे बड़े अंतिम वृत्त कक्षा का अर्धव्यास। तो R0 कितना हुआ, तो पहले तो वो हो गया जो भी हमारी भूमि का अर्धव्यास है और ऊंचाई 100 किलोमीटर हमें जोड़ना है, तो वो आ जाता है R0 इज इक्वल टू 6.478 इंटू 10⁶ मीटर्स। इसी तरह से R1 है 6378 जो हमारे भूमि का अर्धव्यास है, उसमें हम जोड़ेंगे 35,000 किलोमीटर क्योंकि हमें उस ऊंचाई में जाना है, और हमारा आ जाता है वो 41.38 इंटू 10⁶। अब इससे हमको निकालना है पहले तो हमारा की गति क्या है। जब हम
मतलब 100 किलोमीटर की ऊंचाई के वृत्ताकार में हमारी गति क्या थी, और वो हमारा फॉर्मूला बिल्कुल दाएं साइड में है। और इसी तरह से हम निकालेंगे कि जो बड़े वृत्ताकार का, जो 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई में अगर हम वृत्ताकार कक्षा में हैं तो हमारी गति क्या होगी। तो वो हो गए v0 और v1। डायरेक्टली हमने ये फॉर्मूला लगाया है जिसमें वो होता है म्यू बटे आर का अंडर रूट, और v0 निकलता है 7.84 किलोमीटर पर सेकेंड और v1 निकलेगा 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। अब हम जो हमारा जो स्थानांतरण कक्षा था ना, ट्रांसफर ऑर्बिट, जो पीले रंग का है, जो अंडाकार कक्षा है, अब हम उसमें देखेंगे कि हमारे उपभू और अपभू पे गति क्या है। ठीक है, और वो कैसे निकलेगी, उसके लिए हम अपना अंडाकार कक्षा का गति का सूत्र लगाएंगे जो दाईं साइड में है। पर उससे पहले हमको क्या निकालना है, ए क्या है, अर्ध दीर्घ अक्ष। ठीक है, और ये सीधे सीधे है कि r0 प्लस r1 बटे 2, मतलब उसका आधा करना है हमको, और ये निकलता है 23.93 इंटू 10⁶ मीटर्स। हमारा सेमी मेजर एक्सिस आ गया। ठीक है, तो अगले कदम में अब क्या करेंगे, हम सीधे सीधे हमको निकालना है VP और VA। VP क्या हुआ, जो हमारे उपभू पे गति है, वो जो सबसे ज्यादा गति है हमारे अंडाकार कक्षा में, और VA क्या हुआ, जो हमारा अपभू पे गति है या फिर हमारे अंडाकार कक्षा में न्यूनतम गति। तो ये सीधे डायरेक्टली फॉर्मूला में हम लगाएंगे, और VP निकलता है 10.32 किलोमीटर प्रति सेकंड, और VA जो अपभू पे सबसे धीरे जो इस कक्षा में है वो होगा 1.62 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब यहां से हम अपने डेल्टा वी निकाल सकते हैं। याद रहे कि पहले हमारी गति क्या थी, जब हम वृत्ताकार से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के वृत्ताकार में थे तो हमारी गति थी 7.84 किलोमीटर प्रति सेकंड। हमको कितना करना है, उसको 10.32। तो पहला जो ज्वलन होगा, जहां पे हमारा जो स्थानांतरण कक्षा है, जो अंडाकार कक्षा का जो उपभू बनेगा, वहां पे हम कितना ज्वलन करेंगे, 10.32 माइनस 7.84 यानी कि 2.48 किलोमीटर पर सेकंड। अब हमने गति पकड़ ली और अब हम अंडाकार कक्षा में चले गए। अब जैसे हम अंडाकार कक्षा में अपने अपभू पे पहुंचे, यानी कि जहां पे हम टॉप में पहुंचते हैं, वहां पे हम दूसरा ज्वलन करेंगे। ठीक है, हमारी गति वैसे अंडाकार कक्षा में क्या है, वहां पे हमारी गति है 1.62 किलोमीटर प्रति सेकंड। पर हमें अगर उसको एक वृत्ताकार कक्षा में डालना हो तो वृत्ताकार कक्षा की गति कितनी होनी चाहिए, 3.1। तो वहां पे हम अपना दूसरा ज्वलन करेंगे, हमारा सेकंड बर्न, और वो होगा 3.1 माइनस 1.62 यानी कि 1.48। तो टोटल हमने कितने ज्वलन किए, 2, और कुल हमारा कितना डेल्टा वी लगा, कितना हमारा गति परिवर्तन हुआ, कितना हमारा ईंधन खर्च हुआ, वो हुआ 3.96 यानी कि करीब 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इससे आपको पता चलता है कि आप कैसे एक निम्न कक्षा से वो एक दूर की कक्षा में जाते हैं। अब याद रहे कि 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई में कौन से चलते हैं आपके उपग्रह, आपके भू समकालिक और भूस्थिर कक्षा चलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एक तरह से जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब कि वो हो गया कि अगर आपको निम्न कक्षा से, लो अर्थ ऑर्बिट से अगर आपको जियोसिंक्रोनस या भू समकालिक कक्षा में भेजना हो तो आपको तकरीबन इतना डेल्टा वी लगेगा। ठीक है, और अगर हम अपने डेल्टा वी के चार्ट पे चलेंगे तो फिर हम क्या देखते हैं कि देखो, तभी हमने एक बार पहले जब हम डेल्टा वी का हमारा परिचय हुआ था, तब उस वक्त एक सवाल किया था कि ऐसे कैसे अजीब है कि मतलब कि धरती के जकड़ से बाहर निकलना वो आसान है क्योंकि उसमें डेल्टा वी कम लगता है, पर भू समकालिक उपग्रह को डलवाना उसमें डेल्टा वी ज्यादा लगता है। ठीक है, और यही कारण है क्योंकि जब हमको उसको वृत्ताकार में डालना है तो फिर एक और ज्वलन देने की जरूरत पड़ती है जिससे वो ज्यादा हो जाता है। और आप यहाँ देख सकते हो हमारे चार्ट में, इसी चित्र में, कि निम्न पृथ्वी कक्षा का जितना डेल्टा वी है उससे करीब आप 4 किलोमीटर प्रति सेकंड जोड़ोगे तो आपको भू समकालिक कक्षा का डेल्टा वी मिलेगा। तो इसी प्रकार है से इस तरह के चार्ट्स बनते हैं, और इंजीनियर्स को मिशन को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि डेल्टा वी कितना लगेगा। तो हम और भी उदाहरण देखेंगे जिसमें हम डेल्टा वी का गणन करें, क्योंकि डेल्टा वी को समझना सबसे जरूरी है किसी भी मतलब कि स्पेस या अंतरिक्ष के मिशन के लिए। ठीक है, और अब आपको अंदाजा लगाने के लिए कि मतलब कि 4 किलोमीटर प्रति सेकंड का डेल्टा वी उसको चाहिए
अंतरिक्ष में भेजने के बाद भी तो वो काफी ज्यादा होता है। वो तकरीबन एक मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल के बराबर होता है। और बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से जो हमने कहा था, मान लो कि अगर आपका 500 किलो का उपग्रह है जो आपको मतलब जिसका आपको दूर वाली कक्षा में भेजना है और आपको मतलब 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के डेल्टा वी चाहिए, तो मतलब आपको कम से कम 2.5 टन का रॉकेट तो चाहिए होगा सिर्फ 500 किलो का सामान भेजने के लिए। सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक या प्रैक्टिकली आपको कम से कम और भी 4 टन तो चाहिए होगा। ठीक है, तो मतलब कि ये कहते हैं कि 2 टन का तो ईंधन खर्च होना ही होना है आपका कम से कम। ठीक है, वैसे होगा इससे भी ज्यादा। तो इसीलिए जब हम भू समकालिक उपग्रहों की बात करते हैं तो फिर इसरो क्या कहता है कि हमारा पीएसएलवी छोटा पड़ता है, इसलिए उनको जीएसएलवी चाहिए। उनको कम से कम निम्न पृथ्वी कक्षा में 5 से 6 टन का सामान तो भेजना चाहिए, तब जाके उनका एक छोटा सा मतलब 1 टन का हो या 500 किलो का एक भू स्थिर कक्षा में या भू समकालिक कक्षा में एक उपग्रह वो डाल सकते हैं। क्योंकि उनको इतना तो डेल्टा वी चाहिए होता है, इतना ईंधन तो उनको अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद भी, निम्न कक्षा में पहुंचने के बाद भी उनको कम से कम 2, 2.5, 3 टन का ईंधन ही खर्च करना पड़ता है उसको, मतलब और ऊंचे या और दूर वाले और मतलब बड़े कक्षा में भेजने के लिए। ठीक है, और क्या होता है कि जैसे कि यहाँ तो हमारा सैद्धांतिक उदाहरण है, तो हमने एक ही मतलब ज्वलन में उसको मतलब स्थानांतरण उसका किया, मतलब जिससे उसको स्थानांतरण कक्षा में भेजे ट्रांसफर ऑर्बिट में, और फिर हमने एक और ज्वलन से उसको भी सर्कुलाइज किया या उसको हमने वृत्ताकार का किया। पर जब ये लोग करते हैं तो ये एक ज्वलन में नहीं करते। ठीक है, ये कई ज्वलन में करते हैं। ठीक है, वो धीरे धीरे मतलब कि वृत्ताकार से अंडाकार, फिर उसकी उत्केंद्रता बढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी और बढ़ाते हैं और कई ज्वलन करते हैं। 5-6 ज्वलन के बाद ही मतलब उनको अपना अपभू का हाइट या ऊंचाई सही मिलती है। तो ये ऐसे क्यों करते हैं? वैसे सैद्धांतिक रूप से तो ये करना गलत है, क्योंकि इससे आपका ईंधन ज्यादा खर्च होगा। क्योंकि सीधी सीधी बात है कि आप चाहते हो कि आप अपना ईंधन फटाफट इस्तेमाल करो, क्योंकि नहीं तो आप फालतू का बोझ उठा रहे हो। तो मतलब जो पहले ज्वलन है वो ज्यादा बोझ उठाने की वो उनको ज्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर उनको ज्यादा बोझ उठाना पड़ रहा है ना, और ईंधन का। इससे अच्छा वो सारा ईंधन खाली करके फटाफट करो। पर ये इसलिए नहीं होता, उसके लिए 2 कारण है मुख्य रूप से। एक तो कारण यह है कि जब आपका ज्वलन ज्यादा लंबा हो जाए, है ना, तो हम जो भी हमारा थ्योरी चलता है, जो भी हमारा गणित चलता है, वो चलता है इंस्टेंटेनियस बर्न, या फिर जिसको हम कहते हैं ज्वलन जो मतलब कि एक क्षण में हो जाए। ठीक है, अब ज्वलन अगर आपने इतना सारा डेल्टा वी एक ज्वलन में दिया तो आपका ज्वलन ही चलता रहेगा, क्या पता, है ना, 20-30 सेकंड, है ना, 40 सेकंड और उतने, और 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से तो आपका विमान जा रहा है। तो फिर आपका कैलकुलेशन काफी खराब हो सकता है, क्योंकि फिर आपको क्लियर नहीं होगा वो कहाँ पहुंच रहा है। तो आप चाहते हो कि ज्वलन कम दो, कम से कम समय में, जिससे कि मतलब हम उस पे मतलब नियंत्रण रख सकें कि कौन सी कक्षा में बनेगा ये नया कक्षा। और दूसरी बात ये भी है कि वो हमेशा धीरे से इसलिए करते हैं कि आपने सारे एक बार दे दिया और कुछ गलती हो गई तो फिर आप ठीक नहीं कर पाओगे। तो वो धीरे धीरे करके मतलब उसको बढ़ाते रहते हैं और सूचनाएं लेते रहते हैं, टेलीमेट्री डेटा जिसको कहते हैं, वहां से पता करते रहते हैं, फिर संशोधन करते हैं, रिवीजन करते हैं, चेक करते रहते हैं और धीरे 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 वो करते हैं। तो बेसिकली ये इसी कारण से ऐसे होता है कि वो एक झटके में नहीं देते। अच्छा, तो चलो यहाँ पे एक सवाल हो जाए। ठीक है, तो जैसे हमने पहले देखा था कि भारत से, क्योंकि श्रीहरिकोटा कौन से अक्षांश पे है, 14 डिग्री अक्षांश पे, इसका मतलब है कि हम 14 डिग्री मतलब न्यूनतम मतलब इतना ही झुकाव हम कर सकते हैं। हम 13 डिग्री 12 डिग्री का झुकाव का प्रक्षेपण भारत की धरती से नहीं कर सकते। ठीक है, पर मान लो हमें डालना एक भूस्थिर कक्षा, तो सबसे पहले हमने एक प्रक्षेपण किया और निम्न पृथ्वी कक्षा में, मतलब कि वही अपने 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे मान लीजिए, हमने अपना एक रॉकेट भेज दिया और उसका झुकाव कितना है, 14 डिग्री, जिससे कम हम कर नहीं सकते। ठीक है, पर हमने इसका झुकाव 0 डिग्री बनाना है और साथ साथ हमें इसको भूस्थिर भी बनाना है, मतलब कि इस कक्षा का जो वृत्ताकार का जो अर्धव्यास है, रेडियस बहुत बढ़ाना है। मतलब कि अभी तो 100 किलोमीटर की ऊंचाई हमको 35,000 की ऊंचाई पे करना है। तो आपसे प्रश्न ये है कि अगर हमें इस उपग्रह को भूस्थिर कक्षा में डालना हो, जो अभी निम्न पृथ्वी कक्षा में है और 14 डिग्री के झुकाव पे है, तो पहले हम इसका झुकाव परिवर्तन करें या पहले इसका होमन स्थानांतरण करें,
यानी कि पहले क्या हमको इसका पूरा आकार बढ़ाएं और पूरा वृत्त बनाएं, उसके बाद इसका झुकाव बदलें, या फिर पहले ही झुकाव बदल दो, बराबर कर दो भूस्थिर मतलब कि भूमि मध्य भूमि रेखा के साथ, और उसके बाद इसका फैलाते हैं और इसका होमिन स्थानांतरण या होमिन ट्रांसफर करें। तो इसके बारे में थोड़ा सोच लीजिए, हम मिलते हैं 10 सेकंड बाद। अच्छा, तो इसका जवाब यह है कि, और जिनको सही आया आंसर कंग्रेचुलेशंस, इसका जवाब यह है कि पहले हम होमिन स्थानांतरण करेंगे, पहले हम होमिन ट्रांसफर करेंगे, यानी कि पहले हम उसका आकार बदलेंगे और उसको बड़े अर्धव्यास के कक्षा में लाएंगे और उसके बाद ही हम उसका झुकाव बदलेंगे। ठीक है, तो झुकाव का परिवर्तन बाद में और पहले होमिन ट्रांसफर। और ऐसा क्यों है, ये हम डायरेक्टली उसके सूत्र से निकाल सकते हैं, क्योंकि वृत्त कक्षा में झुकाव परिवर्तन का क्या सूत्र लगता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2, जहां थीटा आपका झुकाव है जो आपको बदलना है, परिवर्तित करना है। और सीधे सीधे आप देख सकते हो कि ये सीधे आपके v यानी कि आपके वाहन की गति पे निर्भर है, डायरेक्टली कोरिलेटेड है। और इसके चक्कर में आपको पता है कि निम्न कक्षा में गति करीब 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और भूसमकालिक कक्षा में वृत्ताकार की गति क्या होती है, सिर्फ करीब 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब आधे से भी कम। तो अगर हमने 14 डिग्री के झुकाव को शून्य करने की कोशिश की जब गति उसकी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो हमारा डेल्टा वी कितना आएगा, 2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और अगर हमने भूसमकालिक कक्षा में करने की कोशिश की जहां वाहन की गति ऑलरेडी कम है, तो फिर हमारा डेल्टा वी आएगा करीब 0.7 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब कि उससे भी आधे से भी कम लगेगा हमें। तो हमें जरूर फायदा तब होगा झुकाव बदलने का जब हम बड़े आकार के कक्षा में हैं, क्योंकि वहां पे गति कम होगी और इसलिए हमें मतलब झुकाव के परिवर्तन करने में भी कम डेल्टा वी लगेगा, हमारा ईंधन कम खर्च होगा और हमें सस्ता पड़ेगा। इसीलिए इस उदाहरण में, और जबकि जब भी ये भूस्थिर कक्षा करते हैं, मतलब कि किसी झुकावी या निम्न पृथ्वी कक्षा में विमान को अगर उनको किसी भूस्थिर कक्षा में डालना है, तो पहले आकार बदलते हैं, मतलब आकार को होमिन ट्रांसफर द्वारा बड़े वाले वृत्ताकार में पहले लाया जाता है और बाद में ही उसका झुकाव में परिवर्तन लाते हैं जब वाहन की गति कम हो। तो अब एक और सवाल है, और ये भी एक होमिन ट्रांसफर का बड़ी अजीब सी चीज है, कि अगर कोई पूछे कि कौन सी ऊंचाई का होमिन ट्रांसफर सबसे महंगा पड़ता है, कहने का मतलब है मान लो आप निम्न पृथ्वी कक्षा में हो, आपकी वही ऊंचाई मान लो 100-200 किलोमीटर पे हो, या मान लो 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे हो, जैसे हमारा उदाहरण था। तो अगर उस 100 किलोमीटर की ऊंचाई का आपको होमिन ट्रांसफर करना है किसी और बड़े वृत्ताकार में, मान लो 100 से अगर आपको 1000 किलोमीटर का अर्धव्यास या ऊंचाई पे आपको एक वृत्ताकार का कक्षा में डालना हो, तो आपको जरूर कुछ ईंधन लगेगा, डेल्टा वी लगेगा। अब मान लो उसको 2000 करना है, तो आम तर्क कहेगा हाँ फिर ज्यादा ही लगना चाहिए, जितना आप बड़ा उसको बढ़ाना चाहते हो तो उतना तो ज्यादा खर्चा आना चाहिए आपका डेल्टा वी का। तो फिर प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसी ऊंचाई है जहां सबसे ज्यादा लगता है, या ऐसी कोई ऊंचाई नहीं है, मतलब कि ऊंचाई बढ़ाते जाओ, मतलब कि कोई भी ऊंचाई है क्या, मतलब 40,000, 50,000, 2 लाख, या फिर मतलब 2.5 लाख, या फिर आप कहोगे कि नहीं है 2.5 लाख से ज्यादा तो 3 लाख का लगना चाहिए, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब हम अपने मतलब सूत्र करते हैं और जब कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम इस टेबल में देख लो, ये मैंने एक्सेल में किया हुआ है, यहां जो आप देखोगे R1 जो है ना, ये है आपका जो ऊंचाई है जो तीसरे मतलब कॉलम में है, ये जैसे मैंने अलग अलग उसमें कर रखा है कि जैसे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, तो इतने किलोमीटर की ऊंचाई पे, और आपको जो टोटल डेल्टा वी वो आखिरी जो कॉलम है आखिरी में आपको दिखेगा कि टोटल कितना लगता है। और अब आप देखोगे कि जब करीब 1 लाख तक पहुंच जाता है ना ऊंचाई, तो सबसे ज्यादा गति परिवर्तन लगेगा, सबसे ज्यादा ईंधन लगेगा, सबसे ज्यादा डेल्टा वी लगेगा, उसके बाद धीरे धीरे ये कम भी होने लग जाता है। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है होमिन ट्रांसफर का। और कहते हैं करीब मतलब कि जो भी आपका प्रारंभिक अर्धव्यास है आपके वृत्ताकार का, और अगर आपको उसको बढ़ाना है, उसका अर्धव्यास बढ़ाना है कक्षा का, तो 15.5 गुना
बढ़ता है, कुछ इस प्रकार से कहा जाता है, और उसके बाद फिर घटने लग जाता है कि आपका टोटल ईंधन। ठीक है, तो ये भी एक ह्यूमन ट्रांसफर का बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो बस ये याद रखिए कि अगर आप निम्न कक्षा में हो तो सबसे ज्यादा खर्चा आपको आएगा अगर आपको एक ह्यूमन ट्रांसफर द्वारा वृत्ताकार, एक बड़ी कक्षा का वृत्ताकार में डालना हो, तो वो करीब 1,00,000 किलोमीटर के अर्धव्यास पे होगा, मतलब 1,00,000 किलोमीटर की करीब दूरी पे सबसे ज्यादा डेल्टा वी का प्रयोग होता है। तो ठीक है, इसके साथ काफी हो गया आज, काफी दिलचस्प रहा ये पाठ, काफी कुछ सीखा हमने, और इसके साथ हम ये वाला पाठ समाप्त करते हैं। और अगले पाठ में हम बहुत दिलचस्प चीज देखेंगे जिसको कहते हैं सुगम अवतरण, यानी सॉफ्ट लैंडिंग। कहने का मतलब है, और यहाँ पे हमको पता चलेगा कि रॉकेट विज्ञान कितना कठिन हो सकता है। मतलब कि अगर आप किसी और ग्रह पे, जैसे चांद पे, अगर आपको अपने उपग्रह को मतलब कि बिल्कुल सुगम रूप से, बिल्कुल मतलब कोमलता से बैठाना हो, ये नहीं कि उसको क्रैश करवाना, ये नहीं कि आपने बस जैसे वो पत्थर के माफिक गिरे और बस हमारा काम हो गया, नहीं, आपको उसको बैठाना है वहां, उसका सुगम अवतरण करना है या सॉफ्ट लैंडिंग। उसको हम देखेंगे अगले पाठ में, और साथ साथ हम इसी तरह से और डेल्टा वी का थोड़ा और गणित करेंगे और देखेंगे कि अलग अलग टाइप के मिशनों के लिए डेल्टा वी का कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो अच्छा लगा हो आपको ये पाठ तो जरूर अगला पार्ट भी जरूर देखिएगा। अच्छा, नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ सीखा, कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।